हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो इन मैथ विद दीपक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। मैं यहाँ पे 2025 के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सीपीएसई ने ऑफिशियली अपनी साइट पे अपलोड कर रखे हैं। जितने भी आपके बेसिक लेवल के जितने पेपर्स सीबीएसई नाइटिंग 18-19 कुछ सेट है वो वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। तो मैंने उन सारे सेट्स को देखा, मैंने उनके गो थ्रू किया और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। अब इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास एमसीक्यू टाइप है, कुछ हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप्स हैं। और आप ये भी देखेंगे कि डायरेक्ट किस तरीके से एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन हमारे पास इसमें आते हैं। ठीक है, तो अगर इससे पहले आपने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो या एक्सरसाइज सोल्यूशन नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्वेश्चन आप करेंगे ना वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट करेंगे उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन से या जो कंसेप्ट हमने पढ़े उससे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन से। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। इफ द HCF ऑफ two positive integers a and b, just a second, a and b is 1। हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, बेसिकली कोई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका HCF जो है वो HCF कितना है 1। देखिए, अगर आपने, मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा देखा होगा इस चैप्टर का, तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसे दो नंबर है जो सेम टेबल में नहीं आते हैं तो उनका HCF हमेशा क्या होता है 1 होता है, यानी उनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द एलसीएम, यानी ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 है उनका एलसीएम क्या होगा। तो वहाँ पर हमने कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था, फिर से मैं बताता हूँ। लेट सपोज मैं कोई ऐसे दो नंबर ले लेता हूँ। एक मैंने नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 21 और एक मैंने ले लिया 10। अब मुझे बताइए क्या 21 और 10 कभी सेम टेबल में आते हैं? क्या नहीं आते, किसी भी सेम टेबल में नहीं आते अपार्ट फ्रॉम 1। अब अगर मैं इनके फैक्टर्स देखूँ, ये कौन कौन सी टेबल्स में बेसिकली आता है, फैक्टर्स का मतलब कौन कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं, तो सर ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ओके, 7 से डिवाइड हो सकता है, ओके, 21 इटसेल्फ से डिवाइड हो सकता है, और 1 की टेबल में तो खैर आता ही है तो हम 1 को भी लिख देते हैं। चलो सर 10 किस किस के टेबल में आता है? सर 10 2 की टेबल में आता है, सर 5 की टेबल में आता है, 10 अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में भी आता है। अब देखिए कुछ कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है, सिवाय किसके? 1 के। तो इसीलिए ऐसे दो नंबर जिनमें जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो उनका HCF हमेशा क्या होता है 1। लेकिन सर हमें HCF नहीं पूछा है, हमें पूछा है LCM बताओ। तो LCM के लिए क्या होता है, सीधा सीधा हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ से LCM निकालना होता तो मैं कैसे निकालता। तो देखो 21 को मैं ब्रेक करता हूँ, इसके लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है। 21 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 7, ओके। और अगर मैं बात करूँ 10 को कैसे ब्रेक करते हैं हम? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में 2 इंटू 5। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करने का मतलब है कि इनको उनके प्राइम जो फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। ये हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। अब देखो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का क्या फंडा होता है कि सर अगर कोई नंबर कॉमन है तो उसकी तो हाईएस्ट पावर, बड़ी पावर, और अगर नहीं है तो वो नंबर एज इट इज मुझे लेने पड़ेंगे। तो सर यहाँ कॉमन तो कुछ है नहीं, तो सारे ही नंबर लेने पड़ेंगे। कौन कौन से सारे नंबर है? अगर हम स्टार्ट करें, 2 है, छोटे सा सबसे छोटा नंबर है 2। फिर उसके बाद देखें तो 3 भी है तो 3 भी ले लेते हैं। फिर सर 5 है तो 5 भी ले लेते हैं। फिर सर 7 है तो 7 भी। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली बना आपका क्या? देखो 2 3 जा 6 और 5 7 जा 35, ठीक है। और आप इसको ऐसे अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 3 जा 21 इंटू 10 ये आएगा 210। तो बेसिकली आप देखेंगे कि 210 क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है 21 और 10 का। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने इतना आपको लंबा चौड़ा समझाया क्योंकि मुझे कंसेप्ट क्लियर करना था। अगर आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो आपको सीधा याद रखना है कि कभी भी ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 है तो उनका LCM हमेशा उनका प्रोडक्ट ही इक्वल होता है। जैसे हमने यहाँ पे दो नंबर लिए 21 और 10, और अगर मैं इनको प्रोडक्ट करूँ तो ये नंबर यही आता है जो इनका LCM है। तो याद रखना है, अगर तो पॉजिटिव नंबर है, HCF है 1, तो LCM हमेशा क्या होगा? उनका प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि A इंटू बी। ओके, तो ये हमारा इसका फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी, AB। चलिए अगली बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो इस तरीके से देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब थोड़ा सा देखो इसके लिए आपकी मैथ, जो बेसिक मैथ है ना, वो भी क्लियर होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। एंड आई होप 10th में आप इतना आप करके आई होंगी। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर। तो आपको पता है जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जनरली 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से लेके 9 तक जो भी नंबर होते हैं यहाँ पर सिंगल डिजिट नंबर होते हैं या 1 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। अब 10 जो होता है हमारा, इसमें 2 डिजिट आ जाती है।
ठीक है। उसके बाद 10, 11, 12 से लेकर 99 तक हमारी 2 डिजिट नंबर चलते रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद 100 से 3 डिजिट होता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसने मुझे क्या कहा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। आपको पता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से। इसका मतलब ये बात कर रहा है यहाँ पे 10 की। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में भी हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर का क्या मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब जो अपनी टेबल 1 की टेबल में और भी टेबल्स में आता हो, ठीक है ना। तो इसने बोला स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अगेन हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं सर, 1 से करते हैं। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो 1 को लेना नहीं है। 2 क्या होता है, 2 इज इवन प्राइम नंबर, इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये तो प्राइम हो गया। 3 पे आते हैं तो 3 क्या, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, क्योंकि 3 अपने आप में 1 की टेबल में आता है। फिर बात आती है 4 पे। तो आप देखेंगे जो 4 होता है ना, 4 ऐसा नंबर है जो किस किस की टेबल में आता है सर, 4 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, यानी इसके मोर देन 2 फैक्टर है। मतलब ये है हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब एक नंबर जो हमने लिया था वो तो लेना है 10, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी मुझे क्या लेना है 4। तो इन दो नंबर्स का मुझे बेसिकली क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं, देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है आपको, वो देखने को मिल सकता है। इनका मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। किस किस का सर, 10 एंड 4 का मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेने का सिंपल फंडा है, प्राइम फैक्टराइज कर दो। इसको 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। अब अगर हम देखें कि सर जब हम एलसीएम लेते हैं, जस्ट सेकंड इसको हटा देता हूँ मैं। जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि सर एलसीएम लेते समय कॉमन नंबर की तो बड़ी पावर को देखते हैं, और उसके अलावा जो बच जाएंगे वो सारे नंबर लेते हैं। तो अब कॉमन नंबर देखो सर, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 की पावर 2 आ रही है, तो कॉमन क्या दोनों में 2 है, बिल्कुल है। 2 की बड़ी पावर कौन सी है सर, 2 की पावर 2 है, यहाँ गया 2 की पावर 2। अच्छा 2 के अलावा कौन सा नंबर है सर, 5 है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बस। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4, और 5, 4 इंटू 5, द एलसीएम विल बी व्हाट, 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, 20। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा सर एमसीक्यू में इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, वो बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक ये फर्स्ट और सेकंड एमसीक्यू आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यानी कि थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, इफ पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50 देन पी इज एन होल नंबर, ऑप्शन नंबर बी इंटीजर, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। बेसिकली ये एक बहुत ही बेसिक मैथ वाला क्वेश्चन है। अगर हम देखें यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू में दे रखी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। पी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है 32/50। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये ऑलरेडी कट हो रहे हैं यार, है ना। ये दोनों 2 की टेबल से या सेम टेबल से इसको कट कर सकते हैं। तो 2 की टेबल से अगर हम करें तो हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 का 16, और ये हो जाएगा 25। अब आप देखिए मेरे पास पी स्क्वायर की जो नई वैल्यू है दैट इज 16/25। मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि सर, क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि अगर पी स्क्वायर की वैल्यू ये है, जिसको हमने और सिंप्लीफाई कर दिया कि पी स्क्वायर इज नाउ 16/25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। अभी हम यही करते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पे भी आते हैं। पी कैसे निकालेंगे कि सर यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पी सिंगल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। या फिर अगर मैं ऐसा करूँ कि सर यहाँ से हम क्या करते हैं, स्क्वायर को रिमूव करेंगे, दूसरी तरफ क्या लगता है, रूट लगता है, बेसिक मैथ है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँ दोनों तरफ, तो यहाँ पी स्क्वायर का तो क्या बन जाएगा पी, और दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट ओवर 16/25। क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट लिया है दोनों तरफ, स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। हालांकि हमें यहाँ पे एमसीक्यू में इतना लिखना नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या सिंप्लीफाई हो क्या है। अब आपको पता है 16 का रूट क्या होता है 4, 25 का 5। अब मेरे पास जो p की वैल्यू आई है ना बेटा, वो आई है 4/5। तो 4/5 इनमें से कौन सा ऑप्शन है, बस हमें ये देखना है। तो p 4/5 क्या होल नंबर है, नहीं। होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। इंटीजर भी कभी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हमारे पास p/q की फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो कई बार आप ऑप्शनल एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ है, पहले वो देख लेते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 9th में भी किया होगा कि आपसे पूछा गया है √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1 इज एन इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इक्वल टू 1। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में या तो एक तरीका क्या, अगर आप देखते ही आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है या आपका 9th क्लास के कंसेप्ट अगर बहुत अच्छे हैं, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 तरीके सॉल्व करने के,
एक तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको रूट का मल्टीप्लाई अगर आता है तो इजीली आप पता कर पाओगे, नहीं आता है तो सिंपल सी तरीका क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये रूट के अंदर प्राइम नंबर है, यहाँ पे भी रूट में प्राइम नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। चलो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर 2 बना देंगे। माइनस का 1 इंटू रूट 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का रूट 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके बेसिकली ये आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी इरेशनल नंबर, क्योंकि ये क्लास 9 का कंसेप्ट है, इरेशनल नंबर के अंदर कुछ ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो भी वो अपने आप में एक इरेशनल नंबर ही रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये पूरा सोल्यूशन करके मेरे पास क्या है, 2 माइनस रूट 2, यहाँ रूट 2 है, यानी कि रूट के अंदर प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप में क्या है, एक इरेशनल है। चाहे मैं इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूँ ऐड करूँ, डजंट मैटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मेरे पास फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, मुझे सिंप्लीफाई क्या करना है, इनका एचसीएफ निकाल के मुझे इसमें से क्या आंसर है वो बताना है। तो देखो एचसीएफ निकालने का वही तरीका जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था। क्या आप इस तरीके से रफ वर्क कर सकते हैं, इस तरीके से लाइन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर है मेरे पास 135, है ना। अगर आप इसको सम करें 5 + 3 8, 8 और 1 9, 9 ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है, मतलब ये इसको हम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 से स्टार्ट करें, 3 4 ज़ा 12, 1 इज रिमेनिंग, 3 5 ज़ा 15। अगेन 4 5 9 ये भी 3 से डिविजिबल हो सकता है सर। तो 3 1 ज़ा 3, 1 ये हो जाएगा 5 15। अगेन 3 से डिविजिबल है सर, 3 5 ज़ा, और ये 5 जो है 5 की टेबल में आएगा। तो इस तरीके से मेरे पास 135 का तो क्या आ गया, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सारे क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स तो है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 135 को, क्योंकि ये सारी बात हम कर चुके हैं इसलिए यहाँ इतना डिटेल में नहीं बताएंगे बेटा, यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन की बात हो रही है। तो 135 पर वी कैन राइट 3, देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो हम इसको लिखेंगे 3 पावर 3 इंटू 5 सिंगल टाइम है तो उसको 5 ही लिखेंगे। सिमिलरली हम किसका करेंगे, दूसरा वाला नंबर विच इज़ व्हाट 225। अच्छा इसको भी आप सम करें, 5 2 7 7 2 9, ये भी 3 से स्टार्ट हो सकता है। 3 7 या 21, 1 इज रिमेनिंग, 3 5 या 15। फिर 3 की टेबल से करेंगे, फिर ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, एक बचेगा, 3 5 ज़ा 15। फिर जब 25 तो 5 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से इसका भी हो गया हमारे पास क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 to 5 को क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है। इस तरीके से 5 की पावर 2। अब हमें क्या निकालना है सर, एचसीएफ निकालना है। तो सर एचसीएफ निकालने का तो सिंपल सा फंडा है, जो भी कॉमन नंबर है पहले तो उन्हीं को देखना है और उसकी भी छोटी पावर को देखना है। तो कॉमन सर 3 और 5 दोनों है, तो इसका मतलब दोनों की छोटी छोटी पावर को देखना है। इन दोनों में से 3 की छोटी पावर कौन सी, 3 की पावर 2। तो मैंने यहाँ पे लिया कौन सा नंबर, मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इनमें से छोटा वाला नंबर लिया, कॉमन में से छोटा वाला नंबर, 3 की पावर 2 इंटू, अच्छा एक है 5 और एक है 5 की पावर 2। सर इधर तो 5 के ऊपर कोई पावर नहीं, कोई पावर नहीं है, मतलब पावर 1 है। इसका मतलब 1 और 2 में से छोटी पावर जो है वही लेनी पड़ेगी, तो 5 की पावर 1 यानी 5 लेना पड़ेगा। अब इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3 हो गया 9 इंटू 5। तो 9 5 सा क्या आया मेरा आंसर 45 एंड ऑप्शन नंबर सी। तो ये सी जो है ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे एमसीक्यूज जो है 5 एमसीक्यूज हमने किए हैं, ये सारे अलग अलग टाइप के एमसीक्यू जो लास्ट ईयर 25 का पेपर हुआ था उसमें आए थे। ठीक है, कुछ कुछ सेट्स में रिपीट थे इसलिए मैंने इनको बार बार नहीं लिखा है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अलग अलग टाइप के एमसीक्यू किस तरीके से कंसेप्ट के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एक आपको आइडिया मिल गया है। आगे हम चलेंगे, हम करेंगे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास आ चुके हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। इसके अंदर क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 1.1 का वेरी फर्स्ट कंसेप्ट था। और देखिए यहाँ से आपका सीधा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, और देखेंगे तो अगर आप तो नंबर भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए अगर हम बात कर लें तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर्स हैं मैं यहाँ पे साइड में इनका क्या कर लूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके लिए हमारा सबसे ईजी मेथड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो रफ में करके और यहाँ पे डायरेक्ट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट नंबर वो है 72। तो 72 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 की टेबल से कितनी बार 36। फिर हम इसको करेंगे 2 से, ये हाफ 14, फिर 2 से करेंगे तो 9। अब ये 9 जो है वो 2 की टेबल में नहीं जाएगा, तो ये किसकी टेबल में जाएगा, 3 की टेबल में 3 टाइम्स, और फिर से 3 की टेबल में 1। तो ये मेरे पास 72 का कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन हम जो कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने किस किस का किया है, पहले हमने किया है 72 का,
तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या आ रहा है 2 1 2 3, 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर हो जाएगा 3, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, तो 3 की पावर हो जाएगी 2। तो ये क्या हो गया 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा नंबर मेरे पास क्या है 120, उसका भी मैं यहीं पे कर लेता हूँ 120 का। तो इस तरीके से मैंने लाइन बना दी 120। अब देखिए 120 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वो 2 हाफ हो जाएगा 60, फिर 2 से करेंगे हाफ हो जाएगा 30, फिर ये हाफ हो जाएगा 2 से करेंगे हो जाएगा 15। अब 15 2 के टेबल में नहीं जगह तो 3 से करेंगे 5 टाइम्स, 5 1 जा 5। तो यहाँ से मेरे पास 120 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन आगे क्या आया, तो 120 आया मेरे पास। 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, तो 2 की पावर हो जाएगा 3 इंटू 3 आ रहा है सिंगल टाइम्स, तो 3 की पावर 1 या 3 लिख सकते हैं। 5 भी इसमें आ रहा है सिंगल टाइम, तो इसको लिख देंगे 5। तो इस तरीके से ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है ना बेटा, याद रखना ये मेरा रफ वर्क है बेसिकली, दिस इज माई रफ वर्क, ये मेरा मेन पार्ट है। ओके, आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन सही कर लिया तो आपको इजीली आगे का जो इसका कंसेप्ट है ना एलसीएम एचसीएफ वाला, वो भी इजीली आपका सही हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे निकालना है एचसीएफ और क्या निकालना है एलसीएम, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी, एचसीएफ की। तो एचसीएफ अगर मैं बात करूँ तो उनके अंदर जब हम एचसीएफ निकालते हैं हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी होता है, तो उस कंडीशन में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन्हें लेना होता है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 2 की पावर, देखो 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, 2 कॉमन है। एक बार मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, देखो 2 यहाँ पे भी आ रहा है 72 वाले में भी आ रहा है, तो मतलब 2 इज द कॉमन फैक्टर फॉर बोथ ऑफ द नंबर्स। अब इसमें से छोटी पावर सर दोनों की पावर सेम है, तो कोई बात नहीं, कोई भी एक नंबर लिख लेते हैं, 2 की पावर 3, चाहे आप ये वाला लिखें चाहे पढ़ना नहीं क्योंकि पावर सेम है। अब आते हैं अगले नंबर 3, 3 भी इन दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों में से छोटी पावर हमें लेनी है क्योंकि हम निकाल रहे क्या है एचसीएफ निकाल रहे हैं। ओके, तो 3 की छोटी पावर अगर हम देखें तो 3 की पावर 2, और यहाँ पे 3 पे कोई पावर नहीं मतलब पावर 1 है, तो आपको पता है 2 और 1 में से छोटी पावर कौन सी होती है 1, यानी सिंगल पावर। तो ये आ गया छोटी वाली पावर यानी 2 की पावर 3 की पावर 1, इसको हम 3 भी बोल सकते हैं। अच्छा 5 जो है यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 5 इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ में से अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको लेना ही नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। अगर मैं इसको वापस अपना पेन चेंज कर लेता हूँ, देखो यहाँ मेरे पास अगर मैं लिखूँ तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू 3। अब 8 इंटू 3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24। तो मेरे पास एचसीएफ की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 24। अब मुझे क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ एलसीएम, एलसीएम का क्या फंडा होता है कि सर अगर मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है तो मुझे कॉमन फैक्टर्स की तो हाईएस्ट वैल्यू यानी कि बड़ी वाली पावर देखनी होती है, और जो नंबर बच गए जो कॉमन नहीं है वो भी मुझे लेने होते हैं। ये फ़र्क होता है एलसीएम और एचसीएफ में। वापस बता देता हूँ, एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन नंबर है जैसे 2 इनमें कॉमन है तो कॉमन वाले की बड़ी पावर लेनी है। अब यहाँ तो 2 की कोई बड़ी पावर है ही नहीं, दोनों सेम पावर, तो इसी को लिख लेंगे। अब देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, यानी कि बड़ी पावर कौन सी होगी 3 की पावर 2 इंटू। अब देखो यहाँ पे इंटू इसलिए लगा, यहाँ पे 5 कॉमन नहीं है, लेकिन एलसीएम में जो कॉमन नहीं होता उसको भी एज इट इज़ लिखना पड़ता है। या फिर यहाँ पे 5 है या क्या 5। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 2 की पावर 3 क्या होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 हमने लिखा भी था, यहाँ पे 8 होता है। 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 यानी कि 9, और ये हो गया 5 यानी कि 5 1 जा 5। ठीक है, अब 8 9 जा होता है कितना होता है 8 9 जा 72 इंटू 5, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा आई थिंक 360। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें क्या निकाला था एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। तो ये एचसीएफ आ गया मेरा कितना 24, और एलसीएम जो है मेरा वो कितना आ गया 360। देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इस तरह के क्वेश्चन का ना मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो 1.2 का मैंने जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल, बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे समझाया था, एक एक स्टेप आपको क्लियर किया था। बिल्कुल सेम डिट्टो वही टाइप का क्वेश्चन है, और आई थिंक ये वाला जो है ना प्रूव दैट रूट 3 बुक में एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, मैंने आपको उस समय जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तब भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ये है रूट 5 है रूट 2 है, तो मैं यहाँ पे रूट 3 जो है वो आपके लिए कंप्लीट यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस वाले को मैं यानी कि रूट 3 को पूरा सॉल्व करके आपके लिए दिखा देता हूँ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले तो उसको इंपॉर्टेंट लगो, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इसमें इसने क्या कहा है कि प्रूव दैट रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। फिक्स स्टेप है जो हमने एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में ये हम क्या करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अपोजिट लेके चलिए, तो इसको प्रूव करना है और इरेशनल तो अपोजिट लेके जो करके चलेंगे। लेट रूट 3
रेशनल का अपोजिट क्या लेट कर लेंगे इसको, रैशनल नंबर। ये क्या बन गया, ये रैशनल नंबर बन गया। अब इसने ये कहा है कि क्योंकि √3 को हमने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया, तो वी कैन राइट √3 एज d/q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो हम ये भी लू आर इंटीजर्स और को प्राइम। ये सारा कंसेप्ट हमें इसी पे चलेगा, ये को प्राइम ही हमारा मेन पॉइंट है जिसको हमें टारगेट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, √3 को एक रैशनल नंबर मान लिया। रैशनल नंबर माना है तो इसको p/q में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। अब हमें करना क्या है, ये फिक्स टैब है जो बता रहा हूँ, जो भी नंबर हो उसको p/q मान लेना है, इस तरीके की लाइन ये फिक्स रहेगी आपकी। उसके बाद हम करेंगे क्या, इसका रीअरेंजमेंट, और बाय रीअरेंजिंग रीअरेंजिंग का मतलब क्या है, हमें कुछ चीज़ों का ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस q और √3 का प्लेस जो है ना वो इंटरचेंज करता हूँ। बता रहा हूँ मैं किसको, मैं इस q और इस √3 का जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर देता हूँ, क्योंकि इक्वल्स के दोनों तरफ है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, q आ जाएगा इस तरफ LHS में, और ये बन जाएगा p/√3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली चीज़ का, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 का मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। What I am writing is squaring both sides। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा कि सर इस इक्वेशन, ये इक्वल है मतलब ये इक्वेशन है, तो इसका LHS और RHS दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। जो भी नंबर है उनका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तरफ है q, ये बन जाएगा q²। दूसरी तरफ क्या है कि सर p है, तो ऊपर तो हो गया p का स्क्वायर, नीचे है सर √3 है, तो √3 का स्क्वायर। मैंने आपको रूट की वैल्यू का स्क्वायर करना भी सिखाया था कि अगर रूट में कोई वैल्यू है और हमें उसका स्क्वायर करना है तो बेसिकली रूट उसका हट जाता है, तो ये बन जाएगा ओनली 3। अब सर ये सब करने से बेनिफिट क्या हुआ, ये सब करने से बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पे हमारी एक थ्योरम लगती है, थ्योरम 1.2। ठीक है, थ्योरम 1.2 क्या कहती है कि अगर आपके पास किसी डिवीजन में डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर है, 3 क्या एक प्राइम नंबर है, ओके, और अगर वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 इज डिवाइडिंग p², इसका डिवाइड में ना, तो इसका मतलब ये होगा कि 3 विल ऑल्सो डिवाइड p। ये है हमारी थ्योरम 1.2। बहुत डिटेल में बात कर चुका है इसके बारे में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग थ्योरम 1.2, सॉरी मैं बार बार 10.2 बोल रहा हूँ, इट इज़ 1.2। थ्योरम ये कहती है इफ 3 इज डिवाइडिंग, इफ 3 इज डिवाइडिंग, 3 किसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पे इस इक्वेशन में, सब p² को डिवाइड कर रहा है। तो इक्वेशन ये कहती है अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बिना स्क्वायर की वैल्यू को भी डिवाइड करेगा। सो इट विल ऑल्सो डिवाइड, सो इट विल ऑल्सो डिवाइड, इट विल ऑल्सो डिवाइड विदाउट स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि p का अगर स्क्वायर हटा दे तो क्या बचेगा p, इट विल ऑल्सो डिवाइड p। ये दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, दिस इज वॉट, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम आगे चले तो हमारे यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर p को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3 इज डिवाइडिंग p², सो इट विल ऑल्सो डिवाइड p, यानी कि 3p को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या निकला, अगर 3p को डिवाइड कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि सो 3 इज फैक्टर ऑफ p। भाई सीधी सी बात है, अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे 2 जो है वो 8 को डिवाइड कर सकता है ना, यस और नो, बिल्कुल कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 2 इस 8 को डिवाइड कर पा रहा है तो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 8। तो उसी तरीके से अगर 3p को डिवाइड कर पा रहा है तो 3 इज फैक्टर ऑफ p। सिंपल सी बात है। अब इससे सर क्या बेनिफिट होगा वो आपको आगे पता चलेगा। वापस हम आते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे। लेट मी चेंज माई एंड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यूजिंग इक्वेशन 1। सर इक्वेशन 1 कहाँ थी, ये रही इक्वेशन 1, क्या थी, ये रही q इक्वल्स टू p/√3। यहीं से हमारी कहानी वापस चालू होगी। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, q इक्वल्स टू p/√3, यही हमारी इक्वेशन 1 थी, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें हमारा p का काम एक बार के लिए हो चुका है, p का हमने एक फैक्टर बना लिया, क्या, 3 को। ऐसे हम दूसरा फैक्टर किसको बनाएंगे। अब देखो सर ये सब फैक्टर बना रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमने यहाँ पे लिखा था कि p एंड q आर को प्राइम। तो को प्राइम का बेसिक मतलब क्या होता है कि p और q के केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। तो हम इस पूरे सोल्यूशन में काम ये करते हैं कि हम इनका एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 को p का फैक्टर बना दिया, ऐसे ही 3 को q का फैक्टर भी बना दूंगा। तो
3 क्या हो जाएगा, P और Q का एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो अगर इनके कॉमन फैक्टर आ गए एक से ज़्यादा तो ये को प्राइम नहीं रहेंगे, और अगर ये को प्राइम नहीं रहेंगे तो ये क्या रहेगा, रैशनल नहीं रहेगा। और ये रैशनल नहीं रहेगा तो इसके सामने लिखा नंबर यानी कि √3p रैशनल नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या प्रूफ हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सब कुछ बात हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही चीज़ करेंगे। P का हमारा फैक्टर आ चुका है, हम सेम टू सेम काम करेंगे, किसके लिए, Q के लिए करेंगे। ओके, तो अब मुझे P का, क्योंकि मेरा काम हो चुका तो P को रिप्लेस करूँगा या पुट करूँगा। पुट P इक्वल्स टू 3C। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, P को 3C लिखा है। देखो ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना है उसमें रूट के अंदर जो नंबर है वही लेना होता है, और यहाँ पे कोई वेरिएबल मैंने C लिया है। ये क्यों लिया आगे सॉल्यूशन करूँगा और जल्दी समझ में आएगा। देखो अब मैंने क्या करना है, मुझे इस 3C को पुट करना है कहाँ पे सर, जहाँ P लिखा है आपने। तो ये क्या बन जाएगा, Q इक्वल्स टू, अब P हट गया, P की जगह क्या आ गया, 3C आ गई, पूरी वैल्यू आ गई, और अपॉन में क्या है, √3। अगेन वही फिक्स स्टेप है हमारा, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो सर स्क्वायर करेंगे तो इस साइड तो Q है, तो ये बन जाएगा Q²। अच्छा, इधर 3C पूरा एक साथ है तो दोनों का होगा, दो वैल्यू है ना, 3 भी है C भी है, तो 3 का तो होता है 9 और C का हो जाएगा C²। अपॉन में क्या है सर, अपॉन में √3 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर इज ओनली 3। अरे वाह सर, ये तो कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। देखो इस तरफ है मेरे पास क्या, Q², इस तरफ क्या है मेरे पास कि सर ये कट हो रही है वैल्यू 3 और 9, 3 वन ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर मेरे पास बचा 3C² अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वापस इन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास अब देखो सर लेकिन फैक्टर नहीं आया सर, आएगा ये देखो क्या क्या, अगर यहाँ पे 3C के मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करूँगा तो Q पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी Q²/3 इक्वल्स टू क्या आ गया, C²। तो सर ये तो वही वाली चीज़ हो गई जो यहाँ पे हुई थी, बिल्कुल देखो यहाँ पे P² के अपॉन में 3 था, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया सर, Q² के अपॉन में 3 आ गया। तो सर इसका मतलब ये हुआ, इफ 3 इज डिवाइडिंग Q² इट विल ऑल्सो डिवाइड Q। ये तो थ्योरम 10.2, ये तो थ्योरम हमारी 1.2 है। क्या है थ्योरम 1.2, कि सर अगर डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर है ना, जैसे 3, तो 3 इज डिवाइडिंग Q², तो 3 विल ऑल्सो डिवाइड Q। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूँगा क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं आगे, सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो इट कैन बी से दैट 3 इज फैक्टर ऑफ 3 किसके डिवाइड में आ रहा है सर, Q के, तो 3 इज द फैक्टर ऑफ Q। अब यहाँ पे आप कह रहे सर 3 इज द फैक्टर ऑफ P, यहाँ कह रहे हो 3 इज द फैक्टर ऑफ Q। इट मीन्स ये हुआ बेटा कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर। सर कॉमन फैक्टर हो गया, बिल्कुल, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है P और Q को। किसका सर, P और Q का कॉमन फैक्टर हो गया। तो सर यहाँ से हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, बल्कि मैं ये कहूँगा देखो कैसे। अब क्योंकि हमने ये कह दिया कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, इट मीन्स क्या होगा, सो P एंड Q आर नॉट को प्राइम। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी ऐसे दो नंबर आ गए है ना, जिनका एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है, अब पहले P और Q को प्राइम थे तो इनका एक ही कॉमन फैक्टर था 1, लेकिन अभी हमने 3 भी दोनों का फैक्टर बना दिया, इनके 2 कॉमन फैक्टर हो गए। जब 2 कॉमन फैक्टर हो गए तो ये को प्राइम नहीं रहेंगे, और इस वजह से P/Q इज़ नॉट रैशनल। और इनके सामने लिखी हुई वैल्यू क्या, कि इनके सामने लिखी हुई वैल्यू क्या लिखी थी हमने स्टार्टिंग में, ये कि सर अगर ये को प्राइम ही नहीं रहे तो ये रैशनल नहीं रहे, तो इसका मतलब अगर ये रैशनल नहीं रहे तो इनके इक्वल में लिखी हुई चीज़ √3 भी रैशनल नहीं होगी, वो क्या बन जाएगी, इरेशनल बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ, ये मैंने √3 लिखा है बेसिकली। तो P एंड Q आर नॉट को प्राइम, सो P/Q विच इज ऑल्सो इक्वल टू √3 इज नॉट रैशनल। और इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखें, हेंस √3 इज इरेशनल। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये पूरा मैंने फिर भी एक डिटेल में आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिया है, लेकिन अगर आपको और भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अदरवाइज 1.2 का जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें बहुत मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे बहुत टाइम लेके मैंने एक एक स्टेप एक चीज़ समझाई है, और यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊँ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना √3, अब इसमें √3 आ जाता है, कई बार √5 आ जाता है, √2 आ जाता है।
तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। प्रोसीजर सब में सेम है, हमें क्या करना है, जो नंबर प्रूफ करना है उसको पी अपॉन क्यू मानना है, यानी कि रेशनल मानना है, क्योंकि हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसको रीअरेंज किया, स्क्वायर किया। पहले एक बार हम पी को टारगेट करेंगे, यानी पी का एक फैक्टर लाएंगे और वही फैक्टर हमें क्यू का बनाना है। इस तरीके से पी और क्यू का एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ जाएगा, वो को प्राइम नहीं रहेंगे और इस तरीके से ये रैशनल से हटके और इरेशनल मिल जाएंगे। तो दिस इज़ द कंप्लीट समराइज, इस क्वेश्चन का जो समरी है ना वो ये है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे भी आई थिंक ये सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। देखिए रूट 5 ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। ये लास्ट ईयर का ही पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2025 पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ चुका है इस सेट के अंदर। ओके, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा। और मैं तो ये कहूँगा अगर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन देख चुके हैं तो अब ये आपको क्लियर होना चाहिए, आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आप हमारा वो सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास रूट 2 है, फिर से वही टाइप का नंबर आ गया। रूट 3 था वहाँ पे, रूट 5 है, अभी रूट 2 आ गया। अब अगेन मैं पूरा समझाऊँ उससे बेटर ये है कि मैंने यहाँ पे सोल्यूशन आपके लिए लिख लिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट नोट करने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ये जो 1.2 एक्सरसाइज है हमारे लिए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते कौन सा क्वेश्चन है। ओके, तो ये बेसिक के जितने भी क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। मतलब 2025 में जितने भी पेपर थे उनको मैंने गो थ्रू किया। बेसिक लेवल की जो भी क्वेश्चंस थे उसमें से जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मुझे लगे मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा मैं स्टैंडर्ड के भी इस तरीके से पेपर को थ्रू करके जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे उनका एक वीडियो बना दूँ। तब तक के लिए अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।